सरकारी भवन और महत्वपूर्ण ठिकाने हाई अलर्ट पर हैं। देश के बेहद सुरक्षित इलाके में मौजूद इजराइल के दूतावास के पास आज एक बम ब्लास्ट हुआ और इसे आतंकी हमला माना जा रहा है। भारत और इजराइल अपनी दोस्ती की 29वीं वर्षगांठ मना रहे थे और दोस्ती को यादगार बनाने के लिए आज जहां केक कटना था वहां बम फट गया। पुलिस किसान आंदोलन की हिंसा रोकने में लगी हुई थी और मौका पाकर आतंकवादियों ने यह ब्लास्ट कर दिया। चिंता की बात यह भी है कि इस धमाके की जगह से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर गणतंत्र दिवस समापन समारोह यानी बीटिंग द रिट्रीट चल रहा था, जिसमें देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित सारे महत्वपूर्ण लोग और नेता मौजूद थे। हालांकि ब्लास्ट की वजह से कोई भी कार्यक्रम रोका नहीं गया, लेकिन ये बहुत चिंता की बात है। और आज से देश की संसद का बजट सत्र भी शुरू हो गया है। सांसदों से और देश से राष्ट्रपति ने आज 2 बातें कही। पहली ये कि कृषि कानून देश के लिए बहुत अच्छे हैं और दूसरी बात ये कि गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा देश के लिए ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ। वहीं संसद से बाहर दिल्ली की सीमा पर आज तलवारें चल गई। कृषि कानून के विरोधियों को धरने से उठाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर आज आसपास के गांवों से ही लोग पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हमारी सड़कें खाली करो। आपस में लड़ाई हुई और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली और यूपी की सीमा पर जो किसान धरना इस समय चल रहा है, उसका बिजली पानी जब उत्तर प्रदेश सरकार ने काट दिया तो दिल्ली सरकार ने फौरन बिजली और पानी की सप्लाई शुरू कर दी। तो अब सोचिए, एक राज्य सरकार बिजली पानी काटती है और दूसरी राज्य सरकार तुरंत बिजली पानी की सप्लाई बहाल कर देती है। एक सरकार कह रही है कि यह धरना प्रदर्शन बंद करो, दूसरी सरकार कह रही है कि नहीं, इसे जारी रखो, हम आपके साथ हैं। यह है भारत देश। और इसके बाद इस जगह पर पॉलिटिकल पर्यटन शुरू हो गया, यानी अब वहां नेताओं के जाने की होड़ लग गई है। नेता वहां जाना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं और नेता उसे समर्थन देना चाहते हैं। किसान नेता के आंसुओं ने कैसे इस आंदोलन की पूरी स्क्रिप्ट को बदल दिया, इसका भी आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास विश्लेषण करेंगे। और आज हम आपको एक ताजा ईमानदारी का इंडेक्स दिखाएंगे। 180 देशों की लिस्ट में न्यूजीलैंड इस इंडेक्स में नंबर 1 पर है, यानी दुनिया का सबसे ईमानदार देश न्यूजीलैंड है। और भारत का नंबर इस लिस्ट में 86 है। व्यक्तियों की ईमानदारी तो समझ में आती है, पर कोई देश कैसे ईमानदार होता है, इसका आज हम समाधान खोजेंगे। और आज आपको गोदी मीडिया की वो एफआईआर दिखाएंगे जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर तैयार की गई उनकी फेक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज है। देश के वो बड़े बड़े और कथित महान पत्रकार जिनकी बातें आपको हमेशा सच लगती थी, जो सच के ठेकेदार बने हुए थे, उन्हीं पत्रकारों पर झूठी जानकारी देने यानी फेक न्यूज फैलाने, हिंसा भड़काने और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोपों पर मुकदमा लिखा गया है। देश में, हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में यह बहुत बड़ा बदलाव है। जिन कलाकारों, साहित्यकारों और पत्रकारों ने अब तक देश को ठगा है, देश को धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है, अब वो सारे लोग धीरे धीरे कानून के हत्थे चढ़ रहे हैं। इससे देश में क्या बदलाव आएगा, आज हम और आप मिलकर इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। दिल्ली में आज शाम 5 बजे के करीब बीटिंग द रिट्रीट समारोह के समय इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ। यह ब्लास्ट अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली दूतावास से करीब 150 मीटर की दूरी पर हुआ। जानकारी के मुताबिक यह कम तीव्रता का आईईडी धमाका था, जिसमें पास में खड़े 3 वाहनों के शीशे टूट गए। धमाके में फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहां पहुंची। नुकसान का हमें नहीं पता, शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। धमाके की जांच के लिए एनआईए और आईबी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। दिल्ली पुलिस भी फौरन जांच में जुट गई। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच में खुलासा किया है कि ब्लास्ट का मकसद दहशत फैलाना था। गृह मंत्री अमित शाह को धमाके की जानकारी दी गई है। बड़ी बात यह भी है कि आज ही भारत इजराइल के राजनयिक रिश्ते के 29 साल पूरे हुए हैं और दोनों देश राजनयिक रिश्तों की सालगिरह मना रहे हैं। दिल्ली धमाके के फौरन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से फोन पर बात की।
उन्होंने इजरायल को दूतावास की सुरक्षा का भरोसा दिया। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद मैंने इजरायल के विदेश मंत्री से बात की। हमने इस धमाके को गंभीरता से लिया है। हमने उन्हें इजरायली दूतावास और राजनयिकों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। मामले की जांच की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इजरायल ने दिल्ली में दूतावास के पास धमाके को एक्ट ऑफ टेररिज्म माना। इस बीच धमाके से जुड़ा बड़ा खुलासा यह हुआ कि कार से बोतल फेंकने की बात पता चली है। दिल्ली पुलिस को मौके से स्टील के कुछ छर्रे मिले हैं, फ्लावर पॉट के टुकड़े मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानने से इनकार नहीं किया है। प्लेस को एग्जामिन कर लिया है, जितने भी हमें क्राइम एग्जिबिट मिले हैं लिफ्ट कर लिए हैं और स्पेशल सेल को हैंडओवर कर दिया। वहीं दिल्ली में धमाके के बाद एयरपोर्ट और सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। बजट सत्र के अपने शुरुआती अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के दौरान तिरंगे के अपमान पर चिंता जताई और कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब कानून तोड़ना नहीं हो सकता। देश के 19 राजनीतिक दलों ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। अभिभाषण के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने नारे लगाए और सदन से वॉकआउट किया, जिसे बीजेपी ने राष्ट्रपति पद का अपमान बताया। ये आचरण ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अहंकार ठीक नहीं है और इसके पीछे एकमात्र अहंकार का कारण यही है कि देश में शासन चलाने का अधिकार हमें ही मिलना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि विपक्षी दलों का मकसद राष्ट्रपति का अपमान नहीं है। विपक्षी दल किसानों के साथ हैं और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान विरोधी, खेती विरोधी एक कानून को वापस लिया जाए, यही हमारा आज की प्रेसिडेंशियल एड्रेस को बॉयकॉट करने की सबसे बड़ा एक कारण है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज आंदोलनकारियों और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों गुटों की तरफ से पत्थरबाजी और हमला किया गया। स्थानीय प्रदर्शनकारी सुबह से ही आंदोलनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर हाईवे खाली करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान अलीपुर थाने के एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर तलवार से हमला हुआ। प्रदीप पालीवाल ने किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगाया। तो सतनाम पन्नू था, सतनाम पन्नू भी था, हाँ जी, और पनेर भी था। पनेर और सतनाम पन्नू दोनों लीड कर रहे थे, दोनों लीड कर रहे थे, दोनों भड़का रहे थे कि मारो मारो मारो। अकाली दल ने सिंघू बॉर्डर पर हिंसक झड़प के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने वर्कर्स राही सिंघू बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे टकराव की सिचुएशन खड़ी कर रही है, कोशिश हो रही है बीजेपी की शो करने के लिए कि लोकल लोग उनके खिलाफ हैं, एक वायलेंस पर तरफ ये सिचुएशन लेके जा रहे हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत और पलवल समेत 17 जिलों में कल शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। कल के घटनाक्रम के बाद आज दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कई विपक्षी नेताओं ने दौरा किया। सुबह सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उनके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी गाजीपुर बॉर्डर गए। यहां दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही बिजली पानी की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे मनीष सिसोदिया ने 26 जनवरी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। जो लोग भी आवाज उठा रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि पेट तो रोटी खा के ही भरता है ना। अगर ये किसान खेती करना बंद कर देगा तो पेट नहीं भर पाएगा। 26 जनवरी की घटना अनफॉर्चुनेट है और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने ये फैलाया उनको सबको अरेस्ट होना चाहिए। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार किया। मनीष सिसोदिया सीए वालों के साथ भी बैठे थे, जाकर मेरे सपोर्ट उनके साथ है। चुनाव में उनको लोगों ने बता दिया था, बाल बाल बचे हैं इस हाथ भी। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी है। रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस को भारी संख्या में तैनात किया गया है।
क्राइम ब्रांच के साथ एफएसएल की टीम जांच कर रही है। दंगाइयों के खिलाफ सबूत खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज को लैब में भेजा जाएगा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में किसानों को हटाने के मुद्दे पर आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ये किसान महापंचायत बुलाई थी। पंचायत में किसान आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया गया। साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी संख्या में किसानों को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जाने के लिए भी कहा गया। हमने धरना हटाने के वहां तो हो गई थी बातचीत, वो कुछ वहां से तो ऐसे चले गए जिन्होंने मार पिटाई कर दी, वो कर दिया, तो उसमें क्या करें, वो मजबूरी में इस तरह का फेर कदम लेना। हालांकि महापंचायत शुरू होने से पहले भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा था कि कल धरना स्थल खाली करने का फैसला हुआ था। आज सबसे पहले हम आपको आज शाम की सबसे बड़ी खबर बताना चाहते हैं और ये बहुत चिंताजनक खबर भी है, क्योंकि आज शाम को दिल्ली में इजराइल के दूतावास के बाहर एक बम धमाका हुआ है। आपने तो देखा होगा कि हमारे देश में अब बम धमाके होने बंद हो गए हैं। बहुत जमाने के बाद आज देश में किसी बम धमाके की खबर आई है। इजराइल ने इस बम धमाके को एक आतंकवादी हमला माना है। जब यह धमाका हुआ उस समय इस दूतावास से थोड़ी ही दूरी पर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ा बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शामिल थे। आज भारत और इजराइल अपने राजनयिक संबंधों की 29वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इसी समारोह के बीच भारत के दोस्त इजराइल के दूतावास के बाहर यह धमाका हो गया। इस समय दिल्ली पुलिस किसान आंदोलन की तैयारियों में व्यस्त थी, जिसकी वजह से आतंकवादियों को भारत पर पीछे से हमला करने का यह मौका मिल गया। आज इजराइल के दूतावास के बाहर फुटपाथ पर यह धमाका हुआ है और एक चलती कार से IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस फेंका गया। हालांकि कम तीव्रता के इस ब्लास्ट में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। अब नक्शे पर देखिए, यह धमाका दिल्ली के एक बहुत महत्वपूर्ण इलाके में हुआ है। इसे आप दिल्ली का VIP इलाका कह सकते हैं और इस जगह से इंडिया गेट की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर की है जहां यह ब्लास्ट हुआ है। इसी जगह के पास विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था और वहां से इस दूतावास की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने संवेदनशील इलाके में यह ब्लास्ट हुआ है। यह वो इलाका है जिसे सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, क्योंकि इसी इलाके में इंडिया गेट है, इसी इलाके में वो सड़क है जिसे राजपथ कहते हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह की परेड निकलती है और वो समारोह होता है। इसी इलाके में प्रधानमंत्री निवास है, सारे मंत्री यहां पर रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज यहां पर आसपास रहते हैं, ज्यादातर देशों के जो दूतावास हैं वो भी सब इसी इलाके में हैं जहां ये ब्लास्ट हुआ है। अब हुआ ये है कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी, दिल्ली पुलिस और बाकी के हमारे सुरक्षा बल, वो सब गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त थे। सबकी ड्यूटियां वहां लगी हुई थी और जरा सी सुरक्षा में चूक हुई और ये ब्लास्ट यहां हो गया। और हमारे जो जवान हैं इस समय 2 फ्रंट पर लड़ रहे हैं। एक तो गणतंत्र दिवस का समारोह है, उसके लिए सुरक्षा पूरी करनी चाहिए, पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसान भी हिंसा कर रहे हैं, यानी हर तरफ से वार हो रहा है। यहां से जहां ये जगह ब्लास्ट हुई, वहां से राष्ट्रपति भवन की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है और प्रधानमंत्री का निवास इस दूतावास से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। और यह पूरा इलाका VIP नहीं VVIP जोन है, जहां पर सुरक्षा के सबसे कड़े इंतजाम होते हैं। इस समय दिल्ली पुलिस के साथ कई और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस धमाके की जांच कर रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों से इस घटना की पूरी जानकारी ली है और विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी इस घटना के बाद इजराइल के राजदूत से बात की है और उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया है। पिछले कुछ समय से दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस की सुरक्षा और किसान आंदोलन की तैयारियों में व्यस्त थी। जैसा हम आपको पहले भी बता रहे थे, 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस, आप ऐसे समझ लीजिए हमारा पूरा सुरक्षा तंत्र 2 भागों में बट गया। एक भाग वो जहां पर उन्होंने ये सुनिश्चित करना था कि गणतंत्र दिवस समारोह की जो तैयारियां हैं वहां पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहे।
क्योंकि पहले से धमकियां मिल रही थीं कि खालिस्तानी वहां पर घुस सकते हैं, विघ्न डाल सकते हैं, खालिस्तानी वहां पर तिरंगा लहराने की कोशिश करेंगे, और यह भी इनपुट था कि उस दिन कोई हमला भी हो सकता है। और जो बाकी का तंत्र था सुरक्षा का, हमारी सुरक्षा एजेंसियों का, वो किसानों से निपट रहा था, क्योंकि किसानों ने भी कह दिया था कि हम भी उसी दिन अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और आतंकवादियों ने इसी मौके का पूरा फायदा उठा लिया। अब आप कह सकते हैं कि 26 जनवरी को हुई हिंसा और उसके बाद हुई घटनाओं की वजह से देश विरोधियों को इस हमले का एक नया मौका मिल गया। शानदार मौका है ये, सुनहरा मौका उनके लिए ये था, और उन्होंने अपना काम कर दिया। इससे पहले वर्ष 2012 में भी इजराइल के ही एक डिप्लोमेट की कार पर बम लगाकर हमला किया था, और उस समय इस हमले का आरोप ईरान पर लगा था, ईरान के नागरिकों पर लगा था, और इसके लिए एक भारतीय पत्रकार ने उनकी मदद की थी। जांच में यह पता चला था। तो आप सोच सकते हैं, दिल्ली में यह एक बहुत बड़ी घटना है, और यह जो घटना है, ये जो खबर है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगी और पूरी दुनिया में इसके बारे में बात होगी। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप ये जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, इसे सिर्फ किसानों का आंदोलन मत समझिए। इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। इस आंदोलन के पीछे न सिर्फ हमारे देश के विपक्षी नेता हैं, इस आंदोलन के पीछे दुनिया की भी कई ताकतें हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। और अब वो सारी ताकतें, चाहे वो कश्मीर में सक्रिय हों, चाहे वो पाकिस्तान में सक्रिय हों, चाहे चीन में सक्रिय हों, कहीं और सक्रिय हों, चाहे वो खालिस्तानी हों, सब एक साथ आ रहे हैं कि इस समय कैसे भारत की पीठ पर छुरा घोंपना है। अंग्रेजी की एक बड़ी मशहूर कहावत है, आपने सुनी होगी, लव इज ब्लाइंड, यानी प्यार अंधा होता है। लेकिन आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स इज ऑल्सो ब्लाइंड, यानी राजनीति भी अंधी होती है, और राजनीति में जो लोग लिप्त होते हैं कई बार उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं देता। क्योंकि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसानों का जो आंदोलन पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया था, तब ऐसा लग रहा था कि अब इन किसानों को समर्थन मिलना देश में मुश्किल हो जाएगा। देश की जनता भी इनके खिलाफ हो गई थी, और अब यह आंदोलन कमजोर हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। उस दिन बैठकर हम ये सोच रहे थे कि अब देखते हैं कि वो सारे विपक्षी नेता जो अब तक इन किसानों के साथ खड़े थे, अब वो इनका समर्थन किस मुंह से करेंगे, किस जुबान से इनका समर्थन करेंगे। हम ये सोच रहे थे, लेकिन हम हैरान हो गए कि उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने एक बार फिर एक से एक बहाने ढूंढ लिए हैं और एक से एक तर्क ढूंढ लिए हैं, और इस बात को भी साबित कर दिया है कि भारत में नेता सत्ता के लालच में, सरकार का विरोध करने के नाम पर अंधे हो जाते हैं, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो देश के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, देश को तोड़ सकते हैं, देश के दुश्मनों से हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक बात नजर आ रही है कि हमें बस मोदी को कमजोर करना है, और इसके लिए हम किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। और उन्हें हर किसी चीज ने अपना हित, हर किसी चीज में अपना ही हित उन्हें नजर आता है, लेकिन देश का गौरव उन्हें दिखाई नहीं देता। गणतंत्र दिवस के बाद हर किसी के मन में यही सवाल था कि किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे नेता अब किस मुंह से हिंसा करने वालों का पक्ष लेंगे। हम भी यही सोचते थे कि अब देखते हैं क्या तर्क देंगे ये लोग, किसान नेता किस आधार पर अपने आंदोलन को सही ठहराएंगे। हम भी बड़े उत्सुक थे ये जानने के लिए। और लाल किले पर एक खास धर्म का झंडा फहराने वाले लोग इस देश को धर्मनिरपेक्षता पर क्या जवाब देंगे। हिंसा के बाद हमारे मन में भी यही सवाल थे, लेकिन अब हमें लगता है कि इन सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिलेंगे, आपको भी कभी नहीं मिलेंगे। ये सवाल आपको जरूर परेशान कर सकते हैं, हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन नेताओं को इनसे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि एक बार फिर देश में नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई है। और इस राजनीति में अंधे हो चुके हमारे देश के नेता अब उन किसानों का बेशर्मी से समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस को देश से उसका गौरव लूटने की कोशिश की थी। और इसीलिए आज सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि हमारे देश की राजनीतिक और उसका दुर्भाग्य 26 जनवरी के बाद भी क्यों नहीं बदला, और इसे हम आपको आज कुछ पॉइंट्स के जरिए समझाएंगे। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है
और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने 26 जनवरी को हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन राष्ट्रपति जब ये बातें कह रहे थे तब कांग्रेस पार्टी समेत देश की 18 विपक्षी पार्टियों के सांसद उन्हें सुनने के लिए सदन में मौजूद नहीं थे। आप खुद सोचिए, इन पार्टियों के लिए देश और उसका स्वाभिमान क्या मायने रखता है, और इन 18 पार्टियों ने आज अपने ही देश के राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार जब किया तो ये लोग क्या कर रहे थे? आज राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सांसदों ने संसद के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया और किसान आंदोलन का फिर से बेशर्मी के साथ समर्थन किया। इससे यह बात आज साबित होती है कि राहुल गांधी को भारत के 134 करोड़ 95 लाख लोगों से कोई लेना देना नहीं। उन्हें फिलहाल सिर्फ उन लगभग 5 लाख लोगों की चिंता है जो इस आंदोलन के नाम पर हिंसा कर रहे हैं। आप ऐसे समझिए, अभी अगर आप सब लोगों को गिनती करें सबकी जो इस किसान आंदोलन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल हैं, तो 5 लाख से ज्यादा लोग नहीं होंगे पूरे देश में। हमारे देश की आबादी है 135 करोड़ लगभग। ये 5 लाख लोग एक तरफ हैं और 134 करोड़ 95 लाख लोग एक तरफ हैं, और हमारे देश के नेता इन 5 लाख लोगों की तरफ खड़े हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये 5 लाख इंसान नहीं, ये 5 लाख तलवारें हैं, ये 5 लाख हथियार हैं जिससे हम मोदी को कमजोर कर सकते हैं। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं। और सबसे अहम, सरकार की सख्ती के बावजूद किसानों ने ऐलान किया है कि वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और ना ही हिंसा की कोई जिम्मेदारी लेंगे। सोचिए, हिंसा की जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। मतलब हिंसा करेंगे और जब जिम्मेदारी लेने की बात आएगी तो भाग जाएंगे। गणतंत्र दिवस के बाद भी हमारे देश का दुर्भाग्य क्यों बदला नहीं, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि अब गाजीपुर बॉर्डर राजनीति का नया पर्यटन स्थल बन गया है, जो दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर है, जहां आज राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी पहुंचे। ये अजीत सिंह के पुत्र हैं। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी वहां आज जाकर अपनी हाजिरी लगा दी और राकेश टिकैत का समर्थन किया, जिन पर हिंसा के लिए किसानों को भड़काने के आरोप लग रहे हैं। तो सोचिए, हमारे देश के ये नेता अब कहां जाकर खड़े हो गए हैं। यानी हमारे देश के नेता सत्ता के लालच में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उन्होंने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए अब नए नए बहाने ढूंढ लिए हैं, और वो गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की बात तो करना ही नहीं चाहते, जैसे ये हुआ ही नहीं। और उनकी राजनीतिक गाड़ी अब फिर से पटरी पर लौट आई है। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा को आज दुर्भाग्यपूर्ण बताया, और हिंसा का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने आज कहा कि संविधान सभी को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, उसका सम्मान करता है, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह हिंसा हुई वो सही नहीं थी। आज आपको राष्ट्रपति की ये बातें भी सुननी चाहिए। संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। तो राष्ट्रपति ने 2 बड़ी बातें कही हैं आज के अपने अभिभाषण में। पहला ये कि जो नए कृषि कानून हैं ये देश के लिए अच्छे हैं, ये देश के लिए शुभ हैं, किसानों के भले के लिए हैं। और दूसरी बात, जो गणतंत्र दिवस पर हिंसा हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने ये भी कहा। लेकिन अगर इन तस्वीरों को फिर से अगर आप देखेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि सामने सदन में, संसद में ज्यादातर जो बेंच हैं काफी बड़े स्तर पर खाली पड़े हुए हैं, लोग वहां पर हैं नहीं, और सिर्फ बीजेपी के सांसद वहां बैठे हैं और सरकार के मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं। विपक्ष के नेता आपको यहां नजर नहीं आएंगे, खाली पड़ा हुआ है हॉल, यानी बीजेपी के अलावा वहां बहुत कम और लोग बचे थे। तो राष्ट्रपति जब ये बातें बोल रहे थे, कह रहे थे, तब कांग्रेस सहित 18 विपक्षी पार्टियों के सांसद उन्हें सुनने के लिए संसद में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने किसानों के समर्थन में बजट सत्र का बहिष्कार कर दिया और ऐसे लोगों को लगता है कि ये करके वो किसानों की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी सहित कांग्रेस के सांसदों ने आज संसद के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया और केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। राहुल गांधी ने भी क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और आज जो हो रहा है, शंभू बॉर्डर पे जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी वैसे तो जो बातें अभी कर रहे थे वो कोई नई नहीं है, वो सब पुरानी बातों को ही दोहरा रहे थे। लेकिन आपने एक चीज यहां पर नोट की, उन्हें यह भी नहीं पता कि ये प्रोटेस्ट हो कहां पर रहे हैं। ये जहां की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं सिंघू बॉर्डर। ये दिल्ली का बॉर्डर है जिसे सिंघू बॉर्डर कहा जाता है, जहां पर ये किसान अपना आंदोलन करने के लिए डटे हुए हैं पिछले 2 महीने से। लेकिन ये इसे सिंघू बॉर्डर नहीं कह रहे, कुछ और कह रहे हैं। देखिए फिर से मैं आपको सुनाता हूं और आप देखिए कि इन्होंने क्या कहा है। यानी राहुल गांधी को तो अभी उस जगह के बारे में भी नहीं पता कि उस जगह को क्या कहते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन में उस जगह पर एक बार भी गए नहीं है। फिर से आपको उनका ये बयान सुनाते हैं, देखिए। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और आज जो हो रहा है, शंभू बॉर्डर पे जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहां आपने देखा होगा कि उनके जो सलाहकार हैं रणदीप सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वो उनकी बगल में बैठे हैं। वो उन्हें कुछ लिख कर देते हैं कि ये पॉइंट, शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा, मैं कह नहीं सकता क्योंकि हम तो वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें देखकर आपको समझ में आएगा वो ये है कि उन्होंने शायद कहा होगा कि आप ये पॉइंट कहना भूल गए, ये भी आप कह दीजिए। और उन्होंने शायद कोई पॉइंट लिख कर दिया होगा। इसीलिए सिंघू बॉर्डर को राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, शंभू बॉर्डर कह रहे हैं। शंभू बॉर्डर देखिए, यहां देखिए फिर से। और आज जो हो रहा है, शंभू बॉर्डर पे जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। तो जब आप बिना तैयारी के और बिना जानकारी के, बिना पढ़ाई लिखाई किए सीधे मीडिया के सामने आ जाते हैं तो इस तरह की गलतियां होती हैं। सिंघू बॉर्डर उसका नाम है, हम बता देते हैं राहुल जी को, और वो इसे शंभू बॉर्डर समझ रहे हैं और इसे आज उन्होंने शंभू बॉर्डर कह दिया। ये भी किसानों का एक बहुत बड़ा अपमान है। और अगर देश भर के किसान इस समय हमें देख रहे हैं, किसानों के समर्थक हमें देख रहे हैं, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो नेता जो उस जगह का नाम ठीक से नहीं ले सकता, जो नेता ये समझ रहा है कि ये शंभू बॉर्डर है, और ऐसे नेता के इन बयानों को अगर किसान गंभीरता से लेते हैं
और समझते हैं कि ये वाकई दिल से किसानों के साथ हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये असल में किसानों का भी अपमान है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी सभी पार्टियों से कहा कि लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन होना चाहिए और सभी नेताओं को, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में, उन्हें देश हित सबसे ऊपर रखना चाहिए। वो आज भी यही कह रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, राजनीति करिए, लेकिन देश को सबसे ऊपर रखिए, देश के बारे में भी तो सोचिए। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। किसान आंदोलन का सारा फोकस अब हटकर गाजीपुर बॉर्डर पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि कल रात किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, भले ही पुलिस गोली चला दे। उनके इस बयान के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या और बढ़ गई। प्रशासन किसानों को इस बॉर्डर से हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान अब भी वहीं पर बैठे हुए हैं। और सबसे अहम किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में आज मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत भी हुई। यह महापंचायत राकेश टिकैत के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन जैसी थी और इसमें यह फैसला लिया गया कि गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत भी भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन यहां पर एक बात बड़ी यह है कि कल रात को राकेश टिकैत अचानक से रोने लगे और उन्होंने जो आंसू बहाए, उनके आंसुओं को देखकर, उनकी आंसुओं भरी इस अपील को देखकर बड़ी संख्या में किसान वहां से अपने अपने घरों से चल दिए और कल के मुकाबले आज वहां किसानों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कल राकेश टिकैत कैसे वहां पर रोने लगे, देखिए। धरने चलेंगे। लेकिन आप भावुक क्यों हो रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं। आपकी आंखों में आंसू कोई नहीं। साहब, आपके भाई ने कल महापंचायत बुलाई है, वहाँ पर क्यों आगे अचानक से ये सब कुछ क्यों बदल गया है? क्या लग रहा है आपको? गद्दारी कहने, रग रग में गद्दारी है। टिकैत जी, आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक गद्दारी, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी, यहाँ पे किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे। 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। नहीं होगा, किसान देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे। लेकिन आप भावुक क्यों हो रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं। आपकी आंखों में आंसू? कोई नहीं। साहब, आपके भाई ने तो सरकार की हठधर्मी हो रही है। अगर सरकार चाहे तो फैसला तो जल्दी हो जाए। हमने धरना हटाने के वहां हो गई थी बातचीत, वो कुछ वहां से तत्व ऐसे चले गए जिन्होंने मार पिटाई कर दी, वो कर दिया, तो उसमें क्या करें? जिस मुद्दे पर चल रहा मामला, अगर वो उस मुद्दे का समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे? चलेगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि राजनीति के राजा बाबू किसान आंदोलन से अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। 26 जनवरी को जब लाल किले पर हिंसा हुई तो योगेंद्र यादव ने कहा था कि ट्रैक्टर परेड में जिस तरह हिंसा हुई उसके लिए वो शर्मिंदा हैं और वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन 72 घंटे के अंदर ही उनका फिर से हृदय परिवर्तन हो गया और आज योगेंद्र यादव दिल्ली यूपी बॉर्डर चले गए, जहां उन्हें भी राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक नई ऊर्जा दे दी। उन्हें यह लगता है कि टीवी कैमरों के सामने राकेश टिकैत ने जो आंसू बहाए थे, उसने किसानों के कलंक को धो दिया है। 4 बूंद आंसू ने, मेरे भाई राकेश टिकैत के 4 बूंद आंसू ने किसान के ऊपर जो कलंक लगा था उसको 4 बूंद से धो दिया है, आपने खत्म कर दिया है। अब किसान बैकफुट पर नहीं है, अब किसान पीछे नहीं है। हमने खुद बोला है, आप मेरे को बताओ देश का कौन सा आंदोलन है जो ये काम करता है? हमने कहा कि लाल किले में जो हुआ, जो दिल्ली की सड़क पे हुआ, हमने नहीं करवाया, किसान आंदोलन ने नहीं करवाया। 14 जनवरी को
यानी कि आज से 2 हफ्ता पहले कोई संगठन था जिसने कहा था कि जाके इंडिया गेट पे खालिस्तानी झंडा लगाओ। तो योगेंद्र यादव को आपने देख लिया, इसीलिए हम ऐसे नेताओं को राजनीति का राजा बाबू कहते हैं, क्योंकि ये हर रोज अपना गेटअप बदलते हैं, हर रोज अपनी विचारधारा बदलते हैं, हर रोज अपने बयान बदलते हैं, हर रोज अपनी पार्टियां बदलते हैं, हर रोज अपने मुद्दे बदलते हैं। ये कभी शाहीन बाग में जाकर खड़े हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो जहां भीड़ देखते हैं वहीं अपनी राजनीति की दुकान खोल लेते हैं। पहले शाहीन बाग में खोल ली, अब किसान आंदोलन में खोल ली। लेकिन यहां आपको यह बात समझनी होगी कि जी न्यूज एक ऐसा चैनल है जो स्थायित्व का दूसरा नाम है। हम बदले नहीं, हम डरे नहीं, जहां थे वहीं खड़े हैं। अब आप आज याद करके देखिए, 2016 में जब जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उस दिन जी न्यूज था जिसने सबसे पहले पूरी बहादुरी के साथ आप तक ये खबर पहुंचाई थी। और उसके बाद हम पर कितने आरोप लगे, कितने हमले हुए और टुकड़े टुकड़े गैंग ने क्या क्या हमारे खिलाफ नहीं कहा, ये सब आपने देखा। उसके बाद आपने शाहीन बाग का प्रदर्शन देखा, वहां भी जी न्यूज पहला ऐसा चैनल था जिसने आपको सच्चाई बताई। शाहीन बाग में भी हमारी एंट्री बंद कर दी गई। आज हम जेएनयू में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि वहां के लोग हमसे डरते हैं, हमें वहां देखना नहीं चाहते। इसके बाद शाहीन बाग में हमें रोकने की कोशिश की क्योंकि हमने शाहीन बाग का सच भी आपको सबसे पहले दिखाया था, आपको बताया था बिना डरे। और अब किसान राजनीति की भी अगर आप बात करेंगे, इस आंदोलन में भी हमने सबसे पहले आपको बताया था कि यह आंदोलन हाईजैक हो चुका है। इसलिए विश्वास के जिस पिलर पर हम खड़े हुए हैं वो एक ही चैनल है जो लगातार आपको सच बात बता रहा है। और ये सारे जो नेता हैं ये हर रोज अपने बयान बदलते हैं। 26 जनवरी से पहले कहते थे कि हमें एक बार इजाजत दे दो, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और शांति बनी रहेगी, हम गारंटी देते हैं। जब शांति भंग हो गई और हिंसा हुई, अब कहते हैं हमने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं था। अब कहते हैं यही योगेंद्र यादव उस दिन कह रहे थे कि मैं शर्मिंदा हूं, आज कह रहे हैं कि हमें तो शर्मिंदा होने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि हमने ये सब किया ही नहीं। इस राजनीति के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। हमारी पहले दिन से यह मांग है कि जिन लोगों ने यह हिंसा की है उन्हें तो गिरफ्तार करना ही चाहिए और पूरे देश को उनके जो चेहरे हैं वो देखने हैं। आज दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने गाजीपुर बॉर्डर जाकर सबूतों को इकट्ठा किया, जहां से गणतंत्र दिवस के दिन प्रदर्शनकारी ट्रैक्टरों को लेकर लाल किले तक पहुंचे थे और वहां पर तोड़फोड़ की थी। तो अब उसकी जांच, फॉरेंसिक जांच शुरू हो गई है। जब भी कोई आंदोलन अपने उद्देश्य से भटक जाता है या फिर देश विरोधी लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है तो यह स्थिति विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ी शानदार होती है, बहुत अच्छी लगती है उन्हें। किसान आंदोलन के साथ फिर से अब यही हो रहा है। किसानों के आंदोलन में अब पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो चुका है, यानी राजनीतिक पर्यटन शुरू हो चुका है। अब सारे किसान वहां जाना चाहते हैं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले आपने हाथरस देखा था। हाथरस में सब किसान, माफ कीजिएगा किसान नहीं, सारे नेता वहां जाना चाहते थे जब हाथरस की ये पूरी घटना हुई थी। अब वो सारे नेता यहां पहुंच रहे हैं। आज राकेश टिकैत से मिलने आरएलडी के नेता जयंत चौधरी पहुंचे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने आरएलडी से ही लोकसभा चुनाव भी लड़ा था जिसमें वो बुरी तरीके से हार गए थे। जयंत चौधरी खुद भी किसान नेता हैं और अजीत सिंह के पुत्र हैं। उन्होंने भी किसान एकता और किसान आंदोलन पर आज लंबा चौड़ा भाषण दिया। पहली बार यहाँ गाजीपुर नहीं आया, पहले भी आया। जहाँ जहाँ किसान बैठे हैं, धरने पे दे रहे हैं, मैं सेवा करने उनके बीच भी गया हूँ। मैं सिंघू बॉर्डर पे गया, शाहजहांपुर गया, बड़ौद 3 बार गया, आज फिर जा रहा हूँ। तो मेरी भी इच्छा है, मेरी भी भावनाएं हैं, किसानों के साथ ही जुड़ी हुई हैं। और जो मेरी पृष्ठभूमि, मेरे दल की पृष्ठभूमि है वो लोग जानते हैं, तो हमें तो साथ देना ही है। फायदा किससे हो रहा है इस आंदोलन से? ना तो यहाँ जो किसान बैठे हैं उन्हें फायदा हो रहा। चलो ये बात अगर सरकार मान भी ले, कानून वापस भी ले ले, तो इन्होंने तो 6 महीने खो दिए, क्या मिला? वहीं के वहीं खड़े हो, तो फायदा किसी का नहीं हो रहा। सब लोग दुविधा में हैं, सब लोग संकट में हैं। ठीक है, हम लोग समय समय पर मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन सब लोग बेहद दुखी हैं और सब लोग चाहते हैं हल निकाला जाए। अब किसान को सोचना चाहिए, किसान भी संगठित हो और सरकार पे पॉलिटिकल दबाव ऐसा बनाए जो कारगर हो।
तो जयंत चौधरी, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि ये आरएलडी के नेता हैं और अजीत सिंह के पुत्र हैं। ये हाथरस भी गए थे। जब हाथरस में ये सारा हंगामा चल रहा था वहां पर भी पहुंचे थे ये, क्योंकि इन्हें तो राजनीति करनी है। जहां भीड़ है, जहां मीडिया के कैमरे हैं, नेता वहीं जाते हैं। इसलिए ये हाथरस गए, वहां पर इन्होंने पूरी पब्लिसिटी लूटी और अब ये यहां पर भी आ गए। और आपको ये बात भूलनी नहीं है कि राकेश टिकैत ने आरएलडी से ही चुनाव लड़ा था और कांग्रेस पार्टी ने राकेश टिकैत का उस समय समर्थन किया था, क्योंकि आरएलडी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। और आरएलडी वो पार्टी है, अजीत सिंह वो नेता हैं जिन्होंने यूपीए की सरकार में मंत्री पद लिया था। वो यूपीए की सरकार में मंत्री थे और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था। इसलिए धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन कौन सी पार्टियां ये नहीं चाहती कि ये आंदोलन कभी भी समाप्त हो। ये पार्टियां वो हैं जो चाहती ही नहीं कि ये आंदोलन समाप्त हो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कल इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को पानी और बिजली की सप्लाई रोक दी थी, क्योंकि यूपी की जो सरकार है, योगी सरकार, वो अब इस आंदोलन को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कह दिया अब आप यहां से उठ जाइए और हम बिजली पानी आपकी काट देंगे, ताकि आंदोलनकारियों को यहां से हटाया जा सके। लेकिन योगी सरकार के इस आदेश से दिल्ली सरकार को राजनीति का नया मौका मिल गया और आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खुद स्वयं चलकर उस गाजीपुर बॉर्डर पर चले गए, जहां किसान नेता राकेश टिकैत धरने पर बैठे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो आंदोलन दम तोड़ रहा है उसे फिर से जिंदा करने के लिए खाद पानी देना जरूरी है। इसलिए मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पर पानी की सप्लाई को बहाल करवाने के लिए पहुंच गए और उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, यूपी सरकार ने अगर आपकी सप्लाई काट दी तो दिल्ली सरकार आपको ये पूरी बिजली पानी की सप्लाई देगी। दिल्ली वाले भले ही 65 दिनों से बॉर्डर पर चल रहे इस आंदोलन से परेशान हो, लेकिन दिल्ली सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। सोचिए, और आज हम दिल्ली के लोगों से भी ये कहना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को आज हम ये बताना चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया को और आम आदमी पार्टी की सरकार को, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने चुना है दिल्ली के लिए काम करने के लिए, ताकि दिल्ली में बिजली पानी की व्यवस्था ठीक रहे, सड़कें ठीक रहे, सब चीजें ठीक चलती रहें। लेकिन ये जा रहे हैं गाजीपुर और किसानों को कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम दिल्ली से आपको सारी सप्लाई भेजते रहेंगे। इन्हें चिंता है उन प्रदर्शनकारियों की जिन्होंने 26 जनवरी को देश के सम्मान को ट्रैक्टरों से रोन दिया था। उन्हें चिंता है उन प्रदर्शनकारियों की जो दिल्ली के पुलिसकर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलना चाहते थे, जिन्होंने दिल्ली में उत्पात मचाया, दिल्ली में घुस आए बिना इजाजत के, तोड़फोड़ की। उन लोगों को समर्थन दे रही है दिल्ली की ही सरकार। उन्हें चिंता उस किसान नेता राकेश टिकैत की है जो गोली और बंदूक की बातें करके आंदोलन में हिंसा फैलाना चाहता है। आपको आज दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात जरूर सुननी चाहिए और यह देखना चाहिए कि आज जो वो बातें कर रहे हैं, क्या वो आपको दिल्ली के उप मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं या उनमें आपको कोई और नजर आता है। मुझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा यहाँ पे, रात आपकी बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने पानी के टैंकर और फैसिलिटीज वगैरह की कुछ व्यवस्था उधर कराई। तो सुबह उनका निर्देश था कि मैं थोड़ा जाके एक निरीक्षण भी कर लूं कि सब चीजें व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इधर पानी की और वो सब पर्याप्त व्यवस्था मुख्यमंत्री जी की तरफ से है और उन्होंने कहा है कि और भी कोई जरूरत हो, दिल्ली सरकार आपकी सरकार है, आम आदमी की सरकार है, पूरी तरह से तैयार है। हमारा मुझे पूरा समर्थन तो है ही पार्टी की तरफ से भी। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा कनेक्शन समझ में आ रहा है। पहले ये सारे नेता पहले रिमोट कंट्रोल से इस आंदोलन को कंट्रोल कर रहे थे, ये पीछे थे, सामने नहीं आ रहे थे। गणतंत्र दिवस से पहले और गणतंत्र दिवस के बाद जो फर्क आया है वो ये कि पहले ये सारे नेता पीछे थे और इस किसान आंदोलन में यही सारी पार्टियां शामिल थीं। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और पूरी जो मदद थी वो विपक्षी पार्टियों द्वारा दी जा रही थी। अब गणतंत्र दिवस की हिंसा के बाद अब ये नेता खुलकर सामने आ गए हैं और अब ये इस आंदोलन के पोस्टर बॉयज बनना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा भी आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए और उन्होंने किसानों के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। यानी अब कांग्रेस भी इस सियासी गेम में पीछे नहीं रहना चाहती।
तो अब आपने देख लिया कि अब कोई भी नेता पीछे नहीं रहना चाहता, अब कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। अब वो सब चाहते हैं कि किसान आंदोलन के पोस्टर पर उनकी फोटो भी जरूर लगे। एक और बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, वो ये कि इससे पहले आंदोलनकारी किसान जो थे वो ये कहते थे कि हम इस आंदोलन में किसी भी नेता को घुसने नहीं देंगे, अपने मंच पर किसी भी नेता को चढ़ने नहीं देंगे, और ये हुआ भी। 26 जनवरी से पहले उन्होंने किसी नेता को अपने मंच का प्रयोग करने की इजाजत नहीं दी। इसलिए कुछ नेताओं ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन उन नेताओं को भी वहां से भगा दिया गया। लेकिन 26 जनवरी के बाद अब आपने देखा कितना बड़ा बदलाव आया है। अब किसान नेताओं को रोक नहीं रहे, अब वो उन्हें आने दे रहे हैं, उन्हें प्रवेश करने दे रहे हैं, और अब एक एक करके सारे नेता इस किसान आंदोलन में जा भी रहे हैं, मंच पर भी चढ़ते हैं और वहां लंबे चौड़े वहां से भाषण भी देकर आ रहे हैं। यानी सब कुछ अब बदल चुका है। और आप लोग जो अपने अपने घरों में इस समय बैठकर हमें देख रहे हैं, यहां पर आपको एक बात यह समझनी पड़ेगी कि अब यह आंदोलन 26 जनवरी के बाद से पूरी तरह से 100% राजनीतिक आंदोलन हो चुका है। अब इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको वहां किसान नहीं, सिर्फ नेता ही नजर आएंगे। किसान आंदोलन के पीछे का असली चेहरा दिखाने के लिए अब हम आपको विदेशों से आई कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आप अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से आया ये वीडियो देखिए, जिसमें एक हाईवे पर खालिस्तान के झंडे लगाए हुए एक के बाद एक बहुत सारी गाड़ियों का काफिला गुजर रहा है। आप पहले ये वीडियो देखिए, और जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाया है वो साथ साथ कमेंट्री भी देता जा रहा है, वो भी सुनिए आप। The guys who are blocking the highway, Devin. See this? What the? Uta. We want people to see this, what's happening here in New York City. You know, these turbans are on the rally to New York City with Khalistani flag on their car. And they're not like one or two cars. It's a huge rally that's going on. Look at these thugs out of the car. Look at these turbans. What is going on? Today is what? January 26, 12:07 p.m. 12:07 p.m. January 26. It is just happening right now. Look at this one, Bindranwale. और 26 जनवरी को ही न्यूयॉर्क में भी इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया था, और इसमें भी खालिस्तान और खालिस्तान के पक्ष में और भारत के विरोध में नारे लगाए गए थे। सोचिए, जब विरोध कृषि कानूनों का हो रहा है तो फिर इस आंदोलन में खालिस्तान के झंडे क्या कर रहे हैं और खालिस्तान को लेकर नारेबाजी क्यों हो रही है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो जरूर आएगा, अभी वाला जरूर खावांगे ते जे वाला खाता और साडियां तत्तियां तवियां भी। इटली की राजधानी रोम में खालिस्तान के समर्थकों ने भारतीय दूतावास को काफी नुकसान पहुंचाया। दूतावास की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख दिए और वहां पर खालिस्तान का झंडा भी उन्होंने लहराया। वो तस्वीरें भी आप देखिए। खालिस्तान जिंदाबाद। इंडियन एम्बेसी रोमा दे विच एम्बेसी के सामने खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। एम्बेसी के सामने खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान। इंडियन एम्बेसी की हिक दे उत्ते लाया जी झंडा जी, आ देखो जी, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान
ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। और अब हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि 27 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर जो हिंसा हुई थी उससे अगले ही दिन हमने आपको लाल किले से एक स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी डीएनए में। पूरा डीएनए हमने लाल किले से ही किया था और डीएनए की इस रिपोर्ट ने इंटरनेट पर व्यूज के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इंटरनेट पर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर को मिलाकर 1,14,00,000 से ज्यादा बार इस प्रोग्राम को देखा जा चुका है। अब आप सोचिए 48 घंटे में इस शो को 1,14,00,000 व्यूज मिले हैं जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है और इससे आप समझ सकते हैं कि देश क्या देखना चाहता है, देश इस समय क्या देख रहा है। देश सच देखना चाहता है, देश फेक न्यूज नहीं देखना चाहता, देश प्रोपेगेंडा वाली खबरें नहीं देखना चाहता। देश लाल किला हमारा है ये नारा लगा रहा था और जिस कदर देश और विदेश के लोगों ने उस दिन डीएनए को देखा है जो हम आपको बता रहे हैं, 1,14,00,000 लोगों ने कुछ ही घंटे के अंदर इस शो को देख लिया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1,14,00,000 बार यह शो देखा गया है। इसके लिए हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये 48 घंटे के फिगर्स हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी व्यूअरशिप भी बढ़ रही है। अगर आपने अभी तक लाल किला हमारा है नहीं देखा है तो हम आपसे कहेंगे कि आप इस शो को जरूर देखिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, अपने परिवार के लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और उन्हें भी कहिए कि अगर वो अपने देश से प्यार करते हैं और आज भी अपने देश पर फख्र करते हैं और आज भी अगर उनका मानना है कि लाल किला हमारा है, हमारा ही रहेगा, तो ये शो जरूर आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। एक तरीके से मैं तो ये कहता हूं कि आप उन्हें गिफ्ट कीजिए क्योंकि इससे अच्छा तोहफा, राष्ट्र प्रेम से अच्छा तोहफा इस समय और कोई हो नहीं सकता। 3 मिनट का ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको देश के उन डिजाइनर पत्रकारों के बारे में आज बताएंगे जिनकी असीमित अभिव्यक्ति की आजादी पर अब रोक लग गई है और पहली बार इस देश के आजाद भारत के इतिहास में यह नया बदलाव देखने को मिल रहा है जब बड़े बड़े पत्रकारों को यह कह दिया गया है कि अगर फेक न्यूज फैलाओगे तो कानून अब आपको पकड़ने में समय नहीं लगाएगा। इस ब्रेक के बाद वीडियोस और भी बहुत कुछ डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तही। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजय
पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। एक जमाना था जब इस तरह के डिजाइनर पत्रकारों को, जो 70 वर्षों से देश की सरकारों की गोदी में बैठे हुए थे और असल गोदी मीडिया का प्रतिनिधित्व करते थे, तो एक जमाना था जब इन्हें पद्मश्री मिला करती थी। अब पद्मश्री का जमाना निकल चुका है और FIR का जमाना आ चुका है। इसलिए अब हम आपको उस बदलाव के बारे में बताना चाहते हैं जिसने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर हमारे देश में मौजूद तमाम गलत धारणाओं को तोड़ दिया है और सीमाओं की एक ऐसी नई रेखा खींच दी है जो हमारे अधिकारों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी स्पष्ट करती है। और यह बदलाव एक संदेश भी देता है कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलने, लिखने और दिखाने वालों के दिन अब लद चुके हैं। अब पद्मश्री नहीं, FIR मिलेगी। इस बदलाव को समझने के लिए आपको आज 3 खबरें बहुत करीब से समझनी चाहिए और ये खबरें बदलाव के संकेत हैं, बदलाव की सूचक हैं। पहली खबर, 15 जनवरी को रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव आपको जरूर याद होगी। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग राज्यों में दर्ज की गई 7 FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है जो तांडव के प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स पर की गई थी और उस प्लेटफॉर्म पर की गई थी जिसने तांडव को दिखाया था। तांडव की टीम की तरफ से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील सुप्रीम कोर्ट तक की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। और यह उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और सबक भी है जो ये सोचते हैं कि वो क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी दिखाकर बड़ी आसानी से बच सकते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़ी अहम बातें कही हैं जो देश के लोगों को याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो तांडव की टीम है ये गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। अब आप सोचिए, जब ये वेब सीरीज बना रहे थे तब तो इनके अंदर न जाने कहां से बड़ी बहादुरी आ गई थी। और वो बहादुरी आज की नहीं है, वो बहादुरी आई थी उन 70 सालों की गुलामी से, जिस गुलामी ने इनके मन में यह गलतफहमी भर दी कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आप हिंदू देवी देवताओं का कितना भी मजाक उड़ा सकते हैं, कितना भी मखौल उड़ा सकते हैं। और इन सारे लोगों ने यह समझ लिया कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान असल में इनके लिए एक फॉर्मूला बन गया है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन गई है और उसके आधार पर ये अपने इस वेब सीरीज को सुपरहिट बना देंगे, चर्चित बना देंगे। इनके अंदर ये बहादुरी आ गई थी, लेकिन अब इन्हें ये बात समझ में आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 बड़ी बातें कही हैं वो ये, पहली ये कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी दिखाने की छूट नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इस वेब सीरीज में काम करने वाले एक एक्टर मोहम्मद जीशान अयूब से कहा कि उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट पर काम करने की सहमति दी जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और अब वो अपनी जिम्मेदारी से छिप नहीं सकते। आपने देखा होगा जो इस तरह के एक्टर होते हैं वो तुरंत बड़े मासूम बन जाते हैं। जब ये फंस जाते हैं तो ये अपनी मासूमियत दिखाने लगते हैं, ये बताने लगते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो बड़े सीधे हैं और ये काम तो राइटर का था, ये काम तो डायरेक्टर का था, ये काम तो डायलॉग लिखने वाले का था, हम तो सिर्फ एक्टर हैं जी, हमें इन्होंने पैसा दिया, हमने एक्टिंग की और हमने कह दिया। ये इतने भोले बन जाते हैं, लेकिन ये भोले हैं नहीं। यही एक्टर जिनका नाम अभी हमने लिया है, ये खुलकर इन्हें इतनी समझ है कि
किसान आंदोलन में जाते हैं, वहां जाके अपनी नेतागिरी दिखाते हैं और गाड़ी में बैठकर बड़े बड़े भाषण देते हैं। और अब इनको यह समझ में आ रहा है कि देश में लोगों की भावनाओं से खेलना क्या होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी अब यह समझ चुका है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना संयोग नहीं है, बल्कि एक प्रयोग है, कमर्शियल प्रयोग है, जिसके दिन अब लद चुके हैं। ज़ीशान अयूब ने ही इस वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाला रोल निभाया था और अब उन्हें गिरफ्तारी का डर लग रहा है, क्योंकि इस वेब सीरीज में तो ज़ीशान अली एक बड़े बहादुर नेता बने हैं। बहादुर छात्र नेता का रोल उन्होंने किया है। बहुत बहादुरी है उनके मन में, उन्हें किसी से डर नहीं लगता, लेकिन असल जिंदगी में बहुत डर लगता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका दे दिया और यह बहुत बड़ा बदलाव है। आज से कुछ वर्ष पहले तक यह नहीं हो सकता था। अब सोचिए, अगर यह वेब सीरीज आज से 10 साल पहले आई होती तो क्या होता? तब शायद ज़ीशान अयूब के खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठाता, लोग इस कड़वे घूंट को पीकर रह जाते, सरकार उनके समर्थन में खड़ी हो जाती और बात को वहीं दबा दिया जाता और धार्मिक अपमान को क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर बिल्कुल सही ठहरा दिया जाता। लेकिन समय बदला है, बदल गया है और साथ ही परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं। इसे अब आप दूसरी खबर से समझिए। यह खबर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के बारे में है। इनके बारे में भी आपने पढ़ लिया होगा। फारूकी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी कुछ सीमाओं के साथ ही मिलती है और इन सीमाओं का मुनव्वर फारूकी ने सम्मान नहीं किया। उसे 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और फारूकी पर अपने एक कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप है। यानी यहां भी यह बात साबित होती है कि अब ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ लेकर बच नहीं सकते और सारी सीमाएं तोड़ नहीं सकते, अब सीमा में ही रहना होगा। तीसरी खबर हमारे देश के उन बड़े बड़े डिजाइनर पत्रकारों के बारे में है जिन्होंने 26 जनवरी को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर फेक न्यूज फैलाई और लोगों को भड़काने की कोशिश की। इन लोगों ने एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में पूरे देश से झूठ बोला और इन लोगों ने कहा कि यह प्रदर्शनकारी पुलिस की गोली से मरा है, जबकि वो प्रदर्शनकारी असल में तेज गति से ट्रैक्टर चला रहा था, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, ट्रैक्टर पलट गया और वो उसी के नीचे आके मर गया। लेकिन उन्होंने ये फेक न्यूज फैलाई जिससे दंगे और भी भड़क गए। इन 6 पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर हो गई है और इनमें देश का एक बड़ा पत्रकार भी शामिल है जिसे आप हर रोज टीवी पर वर्षों से देखते चले आ रहे हैं और ये वो पत्रकार हैं जिन्हें एक जमाने में यही सब काम करने के लिए पद्मश्री मिलती थी, अब एफआईआर मिलती है। जो पहले भी, और इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि ये पहले भी फेक न्यूज फैला चुके हैं। इनके ऊपर अक्सर फेक न्यूज फैलाने के आरोप लगते ही रहते हैं और फेक न्यूज भी ये एक ही तरह की फैलाते हैं और उस फेक न्यूज से एक ही पार्टी और एक तरह के उस पार्टी के नेताओं को ही लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यह भी पक्का है। लेकिन पहले इसका इनाम मिलता था, पद्मश्री मिलता था, पुरस्कार मिलते थे, बाकी तमाम तरह के सरकार से काम हो जाते थे और ये बड़े शक्तिशाली होते थे। पर अब एफआईआर होती है। इन पत्रकारों पर राजद्रोह का मुकदमा पहले नहीं चलता था, पहले इन्हें बचा लिया जाता था क्योंकि तब ये जो करते थे उससे उस जमाने की सरकारों को बड़ा फायदा मिलता था। इसलिए गोदी पत्रकार तो ये हैं। तब ऐसे पत्रकारों को बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था। लेकिन आज समय बदल चुका है और असली गोदी मीडिया भी अब देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। इन पत्रकारों के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें पहली धारा है 124A यानी राजद्रोह, दूसरी 153B राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ प्रतिकूल माहौल तैयार करना और लोगों को उकसाना, 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 504 हिंसा के लिए भड़काना, 505(2) यानी भड़काऊ बयान देना और आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र रचना। ये सारे धाराओं के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। ये 3 खबरें उस बदलाव को दिखाती हैं जिसके लिए हम जैसे लोगों ने लंबा संघर्ष किया है और यह बदलाव एक दिन में नहीं आया। इसके लिए वर्षों का समय लगा है, वर्षों तक संघर्ष किया गया है, वर्षों तक
हमारे जैसे लोगों की ट्रोलिंग हुई है, जान से मारने की धमकियां दी गई हैं, नौकरी से निकलवा देंगे ये कहा गया है, तरह तरह के दबाव सहे गए हैं, कानून का दुरुपयोग किया गया है, देश भर में एफआईआर दर्ज की गई हैं, अलग अलग अदालतों में झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं। ये सब कुछ हुआ है और अब जाकर आज हमें इस बात का संतोष है कि जो 3 खबरें हमने आपको आज बताई हैं ये बदलाव की सूचक हैं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक जब इसी तरह की घटनाएं होती थीं तो ये सारे लोग बहुत आसानी से बच जाते थे। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इन्हें डिस्काउंट मिलता था और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि सरकार इनके साथ खड़ी होती थी, वो इन्हें बचाती थी और इन लोगों को पद्मश्री जैसे बड़े पुरस्कार बड़ी आसानी से मिलते थे। आज आप सबको ये समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी है क्या। अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में हमारे देश के मीडिया ने और सरकारों ने कभी भी आपको सही जानकारी दी नहीं। हमारे देश में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका बहुत दुरुपयोग हुआ है। अभिव्यक्ति की आजादी उनमें से एक है। धर्मनिरपेक्ष होना, सेकुलरिज्म, एक दूसरी चीज है जिसका बहुत दुरुपयोग हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपने विचारों और मत को प्रकट करना अभिव्यक्ति है और हमारा संविधान इसकी पूरी आजादी देता है। हालांकि अनुच्छेद 19 के खंड 2 से खंड 6 में यह भी उल्लेख मिलता है कि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, यानी ये असीमित नहीं है, इसकी सीमाएं हैं और इसकी भी कुछ सीमाएं हैं और इसके प्रति नागरिकों की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इन्हें बार बार चुनौती दी जाती है और ऐसा करने वाले लोग भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले लोग वो जो हमारी धार्मिक भावनाओं का मजाक बनाकर मुनाफा कमाते हैं, यानी हमारी धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाना असल में इनके लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, इससे ये पैसा कमाते हैं। जो पेंटर होते हैं वो पेंटिंग बेचते हैं, जब वो हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो उनकी पेंटिंग्स बिकती हैं। आपको याद होगा ऐसा हो चुका है पहले। वेब सीरीज वाले अपनी वेब सीरीज बेचते हैं, पत्रकार अपनी फेक न्यूज बेचते हैं। यूएसपी किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का वो अलग और अनोखा पहलू होता है जो उसे दूसरे प्रोडक्ट से अलग बनाता है। यानी ये लोग धार्मिक भावनाओं का मजाक बनाते हैं और जब इस पर विवाद होता है तो इस प्रोडक्ट का मुफ्त में प्रचार होता है और ये लोग ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो धार्मिक भावनाओं का मजाक बनाते हैं और इसे कूल मानते हैं। इन्हें लगता है कि वो क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना उनको ऐसा लगता है कि ये करके उन्हें आधुनिक माना जाएगा, पढ़ा लिखा माना जाएगा और ब्रॉड माइंडेड माना जाएगा। तीसरा पक्ष वो है जो इस तरीके से धार्मिक भावनाओं का मजाक बनाने वाले लोगों का साथ देते हैं और उन्हें प्रगतिशील बताते हैं। हमें लगता है कि अभिव्यक्ति के नाम पर गालियों को ग्लैमराइज करना, अश्लीलता फैलाना और धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना प्रगति नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी नैतिक गिरावट है जिसे अब पूरा देश धीरे धीरे समझ रहा है और हमें यकीन है आप सब लोग भी धीरे धीरे इसे समझ रहे हैं, क्योंकि ये वेब सीरीज वाले, ये फेक न्यूज, गोदी मीडिया के पत्रकार, ये सब आपको असल में मिसगाइड करते आ रहे थे अब तक। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा चेतक किस युद्ध में मारा गया था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। न्यूज पर ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है
जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। Ladies and gentlemen, Lieutenant Anjali Kumar. जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। Ladies and gentlemen, Lieutenant Anjali Kumar. जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप।
आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तरह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। ये मेरे पापा हैं। हो
सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1597 में आज ही के दिन मेवाड़ के महान राजपूत शासक महाराणा प्रताप का निधन हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के बहुत शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने कई वर्षों तक मुगल बादशाह अकबर से संघर्ष किया था। महाराणा प्रताप को उनकी वीरता, युद्ध कौशल और गुरिल्ला युद्ध नीति के लिए याद किया जाता है। उनसे जुड़ी एक खास बात यह भी है कि उनके सबसे प्रिय और प्रसिद्ध घोड़े का नाम चेतक था। वर्ष 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान चेतक ने बुरी तरह घायल हो जाने के बावजूद महाराणा प्रताप को रणभूमि से सुरक्षित बाहर निकाला था। हालांकि इस युद्ध के तुरंत बाद ही चेतक की मौत हो गई थी। वर्ष 1780 में आज ही के दिन भारत का पहला अंग्रेजी अखबार द बंगाल गैजेट प्रकाशित हुआ था। इस अखबार को आयरलैंड के पब्लिशर जेम्स हिकी ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था। उस वक्त यह अखबार सप्ताह में एक ही बार प्रकाशित होता था, यानी एक साप्ताहिक अखबार था। 4 पन्नों के इस अखबार को हिकीज गैजेट भी कहा जाता है। जेम्स हिकी भारत के पहले पत्रकार थे जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से संघर्ष किया था। उन्होंने बिना डरे ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी और इसकी वजह से उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। 23 मार्च 1782 को इस अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया था। गैसोलीन से चलने वाली दुनिया की पहली गाड़ी को आज ही के दिन वर्ष 1886 में पेटेंट मिला था। जर्मनी के मशहूर ऑटोमोबाइल इंजीनियर कार्ल बेंज ने यह पेटेंट करवाया था और इस गाड़ी का नाम बेंज पेटेंट मोटर वैगन रखा गया था। इस मोटर वैगन या मोटर कार को दुनिया की पहली कार भी माना जाता है और उस जमाने में इस गाड़ी की कीमत $1000 हुआ करती थी। वर्ष 1886 में 1000 अमेरिकी डॉलर की वैल्यू आज की तारीख में 20 लाख रुपए से ज्यादा होगी। और वर्ष 1860 में आज ही के दिन रशिया के नाटककार और लघु कथा लेखक एंटोन चेखोव का जन्म हुआ था। पेशे से डॉक्टर रहे एंटोन चेखोव को दुनिया के बेहतरीन कहानीकारों में से एक माना जाता है और उनके नाटक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। द सीगल, अंकल वान्या, 3 सिस्टर्स और द चेरी ऑर्चर्ड उनके कुछ लोकप्रिय नाटक हैं।
तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखिए, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। नमस्कार।